सोचो कि आप एक टीनेजर हो, सपनों और एस्पिरेशन से भरे हुए, लेकिन एक ऐसी दुनिया में फंसे हो जहां हर आवाज़ जो तुम निकालते हो तुम्हारी आखिरी हो सकती है। यही है कहानी एक 13 साल की लड़की की जिसका नाम है एन फ्रैंक, जिसके शब्दों ने इतिहास में गूंज मचा दी, जो उम्मीद को पकड़ कर रखती है एक ऐसे डर के बीच जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि लगभग 2 साल से ज्यादा समय तक एन अपने परिवार के साथ एक छोटी सी जगह में बंद रही, एक खुफिया जगह जिसका रास्ता एक किताबों की अलमारी के पीछे था। ये लोग हमेशा पकड़े जाने के डर में जीते थे, लेकिन एन का जज्बा कभी नहीं टूटा और उसकी डायरी उसके रिजिलियंस का एक सबूत है जो हमें एक नौजवान लड़की की जिंदगी की झलक देता है जिसने हमेशा एक बेहतर दुनिया का सपना देखा था। एन की कहानी ने लोगों की आत्मा को किस कदर झंझोड़ कर रख दिया था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब एन की डायरी पब्लिश हुई तो बाइबल के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली बुक बन गई। एन ने अपनी डायरी में लिखा था, I don't think of all the misery, but of the beauty that still remains. इसके अलावा लिखा था, In spite of everything, I still believe that people are really good at heart. आप सोच रहे होंगे कि एक 13-14 साल की लड़की एक फिलोसोफर की तरह कैसे सोच रही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र में, जहां हम जानेंगे एन फ्रैंक की पॉइनिएंट और पावरफुल कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें पावर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट और उम्मीद की अमर ताकत को याद दिलाती है। आज की कहानी है महज 14 साल की उस लड़की की। उस बच्ची का नाम था एना फ्रैंक। एनी फ्रैंक। एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट सिटी, जर्मनी में हुआ। एन के अलावा उसके परिवार में 3 लोग थे। एन के पिता ओटो फ्रैंक, एन की मां ईडिथ फ्रैंक और 3 साल बड़ी बहन मार्गो फ्रैंक। 30 जनवरी 1933 को जब अडोल्फ हिटलर पावर में आया और जर्मनी का नया चांसलर बन गया, तब से जर्मनी में जूस के खिलाफ अत्याचार तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही उनके सोशल और पॉलिटिकल राइट्स भी छीने जाने लगे। इसी के चलते एन के माँ बाप ने जर्मनी छोड़कर नेदरलैंड्स जाने का फैसला किया, जिसके लिए जुलाई 1933 में जब एन 4 साल की थी तब उसके पिता एम्स्टर्डम चले आए और ओपेक्टा नाम की एक कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज के तौर पर काम करने लगे। ये कंपनी एक तरह का जेलिंग सब्सटेंस बनाती थी जिसे जैम बनाने में काम में लिया जाता था। इसके कुछ महीने बाद सितंबर में एन की मां ईडिथ भी एम्स्टर्डम चली आई और घर तलाश करने लगी। इस दौरान एन और उसकी बड़ी बहन मार्गो अपनी ग्रैंडमदर के पास आकन शहर में थी। फिर दिसंबर में मार्गो एम्स्टर्डम आई और उसने जनवरी में अपना स्कूल शुरू किया, जबकि एन फरवरी में एम्स्टर्डम आई और उसने अप्रैल में अपना स्कूल शुरू किया। एन ने एम्स्टर्डम के 6th मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई की और क्योंकि एन का नेचर जिंदा दिल और मिलनसार था, इसीलिए उसने जल्दी ही कई सारे दोस्त बना लिए और अपनी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी की वजह से अपने स्कूल की पॉपुलर गर्ल बन गई। अब एन और उसके परिवार की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 6 सालों के लिए, क्योंकि साल 1940 में नाजी जर्मनी नेदरलैंड्स पर कब्जा कर लेता है और बाकी यहूदी परिवारों की तरह एन का परिवार भी कई सारी सख्त पाबंदियों में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। पाबंदियां जैसे कि वो किसी होटल और रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे, किसी भी तरह के पार्क या पब्लिक प्लेस जैसे कि बीच और स्विमिंग पूल पर नहीं जा सकते थे, किसी भी तरह का व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकते थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, यानी सिर्फ पैदल चलने की इजाज़त थी और बिजनेस भी सिर्फ आपस में ही कर सकते थे। ऐसी ही कई पाबंदियां हैं जिसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। अगर इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, उसे चेक कर सकते हैं। अब इन्हीं ढेर सारी पाबंदियों के बीच रहते हुए इन्हें पूरे 2 साल बीत जाते हैं, क्योंकि फिर साल आता है 1942 और जुलाई के महीने में एन के परिवार को एक समन मिलता है जिसके मुताबिक एन की बड़ी बहन मार्गो को नाजी लेबर कैंप में रिपोर्ट करना होगा। लेकिन एन के परिवार को ये बात पता है कि अगर मार्गो को नाजी कैंप में भेजा तो शायद वो दोबारा उसे कभी देख नहीं पाएंगे। इसीलिए एन के फादर ओटो फ्रैंक अपने परिवार के साथ छुपने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने कोलीग से बात करते हैं
और 6 जुलाई को अपने परिवार के साथ अपने वर्क प्रेमिसेस में बनी एक खुफिया जगह में छुपने चले जाते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। ये जगह कुछ इस तरह बनी हुई थी कि आगे इसमें एक वर्कशॉप थी और पीछे कुछ जगह थी जिसे रहने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब इस जगह को देखिए, ये जो बीच वाली बिल्डिंग है यही है प्रिंसेनग्राcht 263 यानी ओटो फ्रैंक का बिजनेस प्रेमिसेस, जिसे 1940 में उन्होंने रेंट पर लिया था। इस बिल्डिंग को अगर साइड से देखें तो ये जो आगे वाला सेक्शन है ये वर्किंग एरिया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर वेयरहाउस है और फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस है। इसके अलावा ये जो पीछे वाला सेक्शन है ये लिविंग एरिया है। लेकिन जब 1940 में ओटो फ्रैंक ने इस जगह को रेंट पर लिया था तो उन्होंने लिविंग एरिया के नीचे वाले 2 फ्लोर्स भी वर्किंग एरिया में मिला लिए थे और ऊपर वाले फ्लोर्स के साथ में उनका कनेक्शन कट करके उसे आइसोलेट कर दिया था। और यही आइसोलेटेड एरिया है द सीक्रेट एनेक्स, जहां एन और उसका परिवार छुपे हुए हैं। अब सीक्रेट एनेक्स को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रैंक फैमिली के एनेक्स में शिफ्ट होने के 1 हफ्ते बाद एक और जूस फैमिली यहाँ छुपने के लिए आई थी, जो थी वान पेल्स फैमिली, जिसमें 3 लोग थे। हरमन वान पेल्स, उनकी वाइफ ऑगस्ट वान पेल्स और उनका बेटा पीटर वान पेल्स, जिसकी उम्र लगभग मार्गो जितनी थी। फिर लगभग 4 महीने बाद एक डेंटिस्ट भी इनके साथ रहने के लिए आए, जिनका नाम था फ्रिट्ज फेफर। अब एनेक्स में पूरे 8 मेंबर्स हो चुके हैं, जो अगले 2 साल तक यहीं रहने वाले हैं। अब जरा सीक्रेट एनेक्स को समझते हैं। ये जो बुक केस है इसी के पीछे द सीक्रेट एनेक्स का एक लोता और खुफिया दरवाज़ा है। दरअसल ये बुक केस ही इस दरवाजे को खुफिया बनाता है, लेकिन ये बुक केस हमेशा से यहाँ नहीं था। इसे ख़ास फ्रैंक फैमिली के एनेक्स में शिफ्ट होने के बाद दरवाजे को कवर करने के लिए बनवाया गया था। दरवाज़ा हमें एनेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर लेकर चलता है। यहाँ हम 2 कमरे देख सकते हैं। इस पहले कमरे में एन के माँ बाप और बहन रहते हैं, जबकि दूसरा कमरा एन का है जिसे वो फ्रिट्ज फेफर के साथ शेयर करती है। इसके अलावा ये वाला जो सेक्शन है ये लेवेटरी एरिया है। इसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर इनका किचन और डाइनिंग एरिया है और यहीं साइड में एक बेड है जहां मिस्टर एंड मिसेस वान पेल्स रहते हैं। और ये जो छोटा कमरा है ये पीटर का है। यहीं एक सीढ़ी है जो एटिक में पहुंचाती है, जिसे ये लोग स्टोरेज एरिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब वैसे तो हर दिन एक अलग दिन होता है जो नए चैलेंजेस लेकर आता है, लेकिन फिर भी एक बेसिक रूटीन है जिसे ये लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि एनेक्स में सुबह 6:45 AM से दिन शुरू हो जाता है और 8:15 तक सभी को लेवेटरी और बाथरूम का इस्तेमाल कर लेना होता है, क्योंकि 8:30 AM से वेयरहाउस में वर्कर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद फ्लश या किसी और तरह की आवाज़ करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वर्कर्स को एनेक्स में छुपे लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बाद 9 AM तक जब सभी वर्कर्स के अलावा ऑफिस के लोग भी आ जाते हैं तो एनेक्स में लंच तैयार करने का काम शुरू होता है, जहां एन और मार्गो या तो लंच तैयार करने में मदद करती हैं या फिर अपनी पढ़ाई करती हैं। इसके अलावा बाकी मेंबर्स भी आम तौर पर या तो बुक्स और मैगजीन्स पढ़ते हैं या फिर अपने और कुछ निजी काम करते हैं। फिर 12:30 PM पर वेयरहाउस के सभी वर्कर्स लंच के लिए अपने घर चले जाते हैं और इसी दौरान ऑफिस के लोगों को एनेक्स में जाने का मौका मिलता है, क्योंकि ऑफिस का स्टाफ यानी ओटो फ्रैंक के कोलीग्स, जिनमें शामिल हैं मीब जीज, जोनास क्लाइमन, विक्टर कुगलर और बेप वोस्क्विज़ल, यही वो लोग हैं जो बाहर रहकर इनकी मदद कर रहे हैं, यानी खाना और बाकी ज़रूरत का सामान प्रोवाइड करवा रहे हैं। यही वो सच्चे हमदर्द हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं ताकि एनेक्स में छुपे लोग सरवाइव कर सकें। इनके बारे में एन ने अपनी डायरी में अच्छे से लिखा है। खैर, ये लोग एनेक्स में आकर बाकी लोगों के साथ लंच किया करते हैं और बाहर चल रही चीज़ों की अपडेट्स देते हैं। मीब जीज के हस्बैंड जैन जीज, जो हालांकि कहीं और काम करते हैं, लेकिन लंच के दौरान अक्सर इन्हें ज्वाइन किया करते हैं। इसके अलावा स्टाफ का एक मेंबर सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए हमेशा ऑफिस में ही रुकता है, जो आमतौर पर
अजीब चीज ही होती है। लंच के दौरान ये लोग 1 बजे रेडियो पर BBC न्यूज भी सुनते हैं और 1:45 PM पर वर्कर्स के लौटने से पहले अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। लंच के बाद एनेक्स में ज्यादातर लोग दोपहर की झपकी लेते हैं, जबकि एन इस दौरान पढ़ने लिखने में अपना समय बिताती है। इसके बाद 4 o'clock इनका कॉफी टाइम होता है, जिसके बाद ये लोग डिनर के प्रेपरेशंस में लग जाते हैं। फिर जब 5:30 PM को सभी वर्कर्स अपने घर चले जाते हैं तो बेब पोस्क्विज़िल अक्सर ये देखने के लिए वापस आती है कि एनेक्स के लोगों को किसी तरह की ज़रूरत है या नहीं। फिर जब 5:45 PM को वो भी चली जाती है तो एनेक्स के लोग पूरी बिल्डिंग में कहीं भी आने जाने के लिए आज़ाद होते हैं। डिनर के बाद ये लोग पढ़ते हैं, बातें करते हैं और रेडियो सुनते हैं। फिर करीब 9 बजे ये लोग सोने की तैयारी करते हैं। अगला दिन फिर से इसी तरह शुरू होता है, सिवाय संडे के, क्योंकि हर आम घर की तरह एनेक्स में भी संडे थोड़ा लेट शुरू होता है, करीब 8 बजे। और इस दिन घर की सफाई और लॉन्ड्री में दिन का ज्यादातर वक्त गुजरता है। अब जरा कहानी में पीछे चलते हैं। फ्रैंक फैमिली के एनेक्स में शिफ्ट होने के 24 दिन पहले 12 जून 1942 को एन का 13th बर्थडे था, यानी एन 13 साल की हो चुकी थी। इस दिन एन के फादर ओटो फ्रैंक ने उसे एक डायरी गिफ्ट की। दोस्तों, ये वही डायरी है जिसकी वजह से एन इतिहास में अमर होने वाली थी। इस डायरी को एन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लिया और नाम दिया किटी। इस डायरी में एन ने अपनी दिनचर्या लिखना शुरू की और वो बातें लिखना शुरू की जिन्हें वो किसी और के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी। एन किटी को लेटर्स लिखा करती थी। वो अपनी हर बात किटी से इस तरह कहती कि मानो उससे बात कर रही हो। एन की राइटिंग थीम्स और रिफ्लेक्शंस से भरी हुई थी, जो उसके छुपने के 2 सालों के दौरान की जिंदगी और सोच का गहरा इंसाइट देती थी। जैसे कि वॉर में चल रहे अत्याचारों के बावजूद एन को विश्वास था कि लोगों में अच्छाई होती है। उसे उम्मीद थी कि लोग होलोकॉस्ट के भयंकर तजुर्बों से सीखेंगे और ये दुनिया एक बेहतर जगह बनेगी। उसका मशहूर कोट इस बात की गवाही देता है, जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, जो कि था, In spite of everything, I still believe that people are really good at heart. एन की इंसान के स्वभाव पर की गई इन बातों से पता चलता है कि भले ही वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, लेकिन उसके पास उम्मीद और हमदर्दी की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा एन इनहेबिटेंट्स के बीच होने वाली टेंशन को भी डिस्क्राइब करती है, जो होती है खाने की कमी की वजह से या 24 घंटे एक दूसरे को बर्दाश्त करने की वजह से। साथ ही डिस्क्राइब करती है छोटी छोटी खुशियों को, जो उनकी लगातार चल रही बोरिंग जिंदगी में थोड़ा स्पेस ऐड करती है। एन ने उन स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में भी लिखा है जो उन्हें पकड़े जाने से बचने के लिए फॉलो करने पड़ते थे, जैसे दिन में साइलेंट रहना और रात को ब्लैकआउट कर्टन्स यूज करना। साथ ही क्रैम्प्ड लिविंग कंडीशंस, जैसे कि खाने की कमी और क्लोज क्वार्टर में एक दूसरे के साथ रहने का इमोशनल स्ट्रेन। ये उन सभी चैलेंजेस की एक विविड पिक्चर प्रोवाइड करता है जो उन्होंने फेस किए। एन के पास एक विविड इमेजिनेशन और अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशंस थी। वो एक राइटर या जर्नलिस्ट बनना चाहती थी और अपने शब्दों के जरिए दुनिया पर छाप छोड़ना चाहती थी। उसकी डायरी एंट्रीज उसकी फ्रीडम की लॉन्गिंग और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की इच्छा को दर्शाती है, और यही वजह है कि उसकी ख्वाहिशें उसे एक सेंस ऑफ पर्पस और होप देती थी ड्यूरिंग द डार्क डेज ऑफ हाइडिंग। एन के राइटर बनने के सपने को तब बढ़ावा मिला जब उसने मार्च 1944 को हुई एक रेडियो ब्रॉडकास्ट को सुना, जिसमें डच एजुकेशन मिनिस्टर ने लोगों से अपील की थी कि लोग हिस्टोरिकल एविडेंसेस के लिए अपने एक्सपीरियंसेस को लेटर्स और डायरीज की फॉर्म में लिखें और उन्हें संभाल कर रखें। बस यहीं से इंस्पायर होकर एन ने अपनी डायरी को रिवाइज करना शुरू किया, इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपनी डायरी को किताब के रूप में पब्लिश करेगी, ताकि पूरी दुनिया वॉर की वजह से हुई तबाही और जूस पर हुए अत्याचारों को जान सके, महसूस कर सके और सबक ले, ताकि फिर से ऐसा ना हो।
लेकिन अफसोस कि एन अपने जीते जी ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि 4 अगस्त 1944 को जर्मन पुलिस गेस्टापो ने एनेक्स में छुपे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और सबसे पहले जूज इमिग्रेशन के सेंट्रल ऑफिस ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद 8 अगस्त 1944 को इन्हें वेस्टरब्रोक ट्रांजिएंट कैंप में ले जाया गया, जहां जूस को डिपोर्ट करने से पहले टेम्परेरीली रखा जाता था। इन्हें यहां 3 सितंबर तक रखा गया। इसके बाद इन्हें वेस्टरब्रोक कैंप के बाकी यहूदियों के साथ एक मालगाड़ी में भरकर पोलैंड के ऑशविट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डिपोर्ट कर दिया गया। ऑशविट्ज नाजियों का बनाया सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप था। यहाँ पहुँचते ही मर्दों और औरतों को अलग कर दिया जाता था। यहाँ के हालात बदतर थे। कई लोग यहाँ भूखमरी और बीमारी के कारण 1 सप्ताह भी सरवाइव नहीं कर पाते थे, क्योंकि सफाई यहाँ लगभग ना के बराबर थी और खाना सिर्फ इतना दिया जाता था कि इंसान जिंदा रह सके। पूरे दिन इतनी मेहनत करवाई जाती थी कि बॉडी का हर अंग दर्द से करा उठता था, और जब लोग मेहनत करने के काबिल नहीं रहते, जैसे कि कमजोर या बीमार हो जाते, तो उन्हें फौरन मार दिया जाता। इन लोगों के यहाँ रहते हुए दिसंबर 1944 में अलाइड फोर्सेस जर्मन्स को खदेड़ते हुए आगे बढ़ने लगी थी और सोवियत आर्मी ऑशविट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। इस दौरान कैंप के कई कैदियों को फिर से मूव किया गया था, जिसके चलते एन और मार्गो जर्मनी के बार्गन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुंच गई थी, जहां गंदगी के कारण दोनों टाइफस से इन्फेक्टेड हुई और फरवरी 1945 को पहले मार्गो और उसके कुछ ही दिन बाद एन की मौत हो गई। एनेक्स के बाकी मेंबर्स भी दूसरे कैंप्स में या तो बीमारी से खुद मर गए या फिर जहरीली गैस वाले चैम्बर्स में डालकर उन्हें मार दिया गया, सिवाय ओटो फ्रैंक के। जी हाँ, एन के फादर ओटो फ्रैंक एनेक्स में छुपे 8 लोगों में से इकलौते मेंबर थे जो जिंदा बच पाए, क्योंकि वो उस वक्त ऑशविट्ज कैंप में मौजूद थे जब जनवरी 1945 में सोवियत आर्मी ने ऑशविट्ज को आज़ाद करवाया। इसके बाद कुछ वक्त तक वो रशिया में रहे, जो उस वक्त पर USSR था, और जब जर्मन्स जंग पूरी तरह हार गए तब वो एम्स्टर्डम वापस लौटे। यहाँ उन्होंने अपने परिवार को खोजने की कोशिश की तो पता चला कि उनकी वाइफ ईडिथ और दोनों बेटियां मार्गो और एन अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद जब वो अपनी दोस्त / कोलीग मीप जीस से मिले तो पता चला कि छुपने में उनकी मदद करने वालों में से जोनस क्लाइमन और विक्टर कूगलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि क्लाइमन को खराब सेहत की वजह से कुछ ही दिनों में रिहा कर दिया गया था, जबकि कूगलर मार्च 1945 में जर्मन्स की कैद से फरार हो गए थे। इस मुलाकात में मीप जीस ने उन्हें एन की डायरी भी दी, जिसे वो एनेक्स मेंबर्स के गिरफ्तार होने के बाद एनेक्स से लेकर आई थी। मीप ने इस उम्मीद में डायरी अपने पास रखी थी कि वॉर खत्म होने के बाद जब एन वापस लौटेगी तो वो उसे उसकी डायरी लौटाएगी, लेकिन अफसोस कि एन अब कभी लौटने वाली नहीं थी। इसीलिए मीप जीस ने डायरी उसके फादर को दी। मीप ने डायरी को नहीं पढ़ा था, लेकिन जब ओटो फ्रैंक ने पढ़ा तो उन्हें पता चला कि एन ने अपने 2 साल तक छुपे रहने के एक्सपीरियंस को इस डायरी में उतार दिया है। उन्हें पता था कि एन डायरी लिखा करती थी, लेकिन डायरी को पढ़कर जिस एन को उन्होंने जाना, उस एन से वो पहले कभी नहीं मिले थे। एन अपनी कहानी को पूरी दुनिया को बताना चाहती थी और उसका सपना पूरा किया उसके फादर ने। जी हाँ, जून 1947 में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से एन की डायरी को पब्लिश किया गया, जो कुछ ही वक्त में एक कल्ट बन गई। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसे पढ़ रहे थे। इनिशियली इसे सिर्फ डच भाषा में ही पब्लिश किया गया था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1952 में इसे इंग्लिश में भी पब्लिश किया गया और अब तक करीब 70 भाषाओं में पब्लिश किया जा चुका है, जिसकी वर्ल्ड वाइड मिलियंस में कॉपीज बेची जा चुकी हैं। यानी अब एन की कहानी लगभग पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। एन की डायरी ने वॉर से होने वाले नुकसान और होलोकॉस्ट जैसी बुराई के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम किया है, पीस और ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने का काम किया है, इंसान को इंसान से जोड़ने का काम किया है। साथ ही एन के किरदार ने सिखाया है कि परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो, हमें इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। एन की लेगेसी आज भी फॉलो की जाती है।
दुनिया भर के स्कूल्स में एन की डायरी का इस्तेमाल किया जाता है, न केवल हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बल्कि एम्पैथी, ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों पर चर्चा करने को बढ़ावा देने के लिए भी। एन के शब्दों ने अब तक हर पीढ़ी को इंस्पायर किया है और उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एन की कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि अगर हम निराशा के बजाय आशा को चुनते हैं तो अंधेरे के बीच रोशनी को ढूंढा जा सकता है। इसी नोट पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए मैं आपके सब्र की दाद देता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि एनेक्स में छुपे लोगों को किसने पकड़वाया तो कमेंट कीजिए हु बिट्रेड एन, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।